आपके भगवान राम टेंट में रहते थे। टेंट में कोई माई का लाल नहीं हुआ जो उनको मंदिर दे सके, उनको उनका स्थान दे सके। तो कोई तो व्यक्ति था जिसने ये शुरुआत करी और आज उनको वो स्थान मिल गया। सोचो, आपके राम महान हैं, आपके राम भगवान हैं, तो फिर वो टेंट में थे, बाकी सरकारें क्यों नहीं लड़ी उसके लिए? क्यों उन सरकारों ने ताले खोल के छोड़ दिया और उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया? कोई तो था देश में जिसने एक अलग जगाई, घर घर जगाया, पूरे देशवासी जगाए और आज भगवान राम को उनका स्थान दिलाया। कोई तो था, तो वो थी केवल आपकी वोट की ताकत। आपकी वोट की ताकत चाहे तो मथुरा दिला सकती है आपको, आपकी वोट की ताकत चाहे तो हरिद्वार, काशी, वृंदावन कहां नहीं दिला सकती। पूरा भारत आपका होगा यदि आपने अपने मतदान का उपयोग किया तो। और आपने अपना मतदान ही नहीं किया तो फिर एक कहावत सिद्ध हो जाएगी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भाइयों, हर हर महादेव। भाइयों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो कई लोगों की फरमाइश पर बन रही है। बहुत से लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप इस विषय पर अवश्य वीडियो बनाएं। विषय है, आज हमारे समाज में बहुत तेज़ी से क्रेज चल रहा है वोट न डालने का। क्योंकि अभी आपने देखा 19 अप्रैल को जो पहले चरण का मतदान हुआ है, उसमें 63% पूरे देश में मतदान हुआ है, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आपको एक बात आज सोचनी होगी। बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि सभी राजनीति वाले, सभी नेता कभी हमारे काम नहीं आते। वह अपने स्वार्थ के कारण हमारे दरवाजे पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं और फिर 5 साल के लिए चले जाते हैं। कोई हमारी राजखुशी नहीं लेता। ऐसा कोई नेता नहीं जो भूमाफिया ना हो, जो खनन माफिया ना हो, जिसके अवैध धंधे ना चल रहे हों, जो अवैध कारोबारी ना हो, जो गुंडा ना हो, मवाली ना हो, जिसके ऊपर केस ना चल रहे हों। ऐसे आपने बहुत सारे बातें सुनी होंगी जो हमारे बहुत सारे भाई इस बात को कहते हैं। मैं आपसे सहमत हूं, बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, उनमें से आप कैसे हैं आप स्वयं विचार करें। पहले तो वह है जो गलत देखते हैं तो गलत का विरोध करते हैं, विरोध करने से सामने वाला नहीं मानता है तो घर छोड़ते हैं, घर छोड़ के बाहर निकलते हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का संकल्प लेते हैं और क्रांति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे कि वह बदलाव लाया जा सके। जिस बदलाव के लिए आप दुखी थे, जिन परेशानियों से आप परेशान थे, जिन समस्याओं से आप परेशान थे, जो समस्याएं आपको दिन रात खाई जा रही थी, आपको लगता था कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो आपके सामने 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, आप अपना घर छोड़ें, दिन रात मेहनत करें, गांव-गांव जाएं, लोगों से मिलें, जनसंपर्क बढ़ाएं और एक जन क्रांति, जन आंदोलन खड़ा करें बहुत बड़े स्तर का। जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उस समय जो बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार आप एक आंदोलन करें और आंदोलन करके वह बदलाव लाने का प्रयास करें। एक रास्ता तो है ये। और आप समझ सकते हो कि मैं यह बदलाव नहीं कर सकता, मेरे पास घर की समस्याएं हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं इस प्रकार से अभी इतना समय नहीं दे सकता हूं। तो एक दूसरा विकल्प है मतदान की ताकत। जब देश में राजतंत्र था, देखिए, राजतंत्र में जो ताकत होती है वो होती है तलवार की। राजतंत्र में बाहुबल चलता है। राजतंत्र में आपके बहुमत का कोई महत्व नहीं है। वहां महत्व है आपकी सेना का, आपके बाहुबल का, आपके जज्बे का, हौसले का, आपके संकल्प का। राजतंत्र में इसकी ताकत होती है। आप जितनी बड़ी सेना खड़ी कर लेंगे, आप जितना बड़ा बाहुबल इकट्ठा कर लेंगे, आप उतने ही बड़े साम्राज्य के मालिक बनते जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में जो ताकत है वो तलवार नहीं, वह आपकी वोट है। आपकी वोट, आपको नहीं लगता कि उसकी ताकत क्या है, लेकिन आपकी वोट देश को मजबूत कर सकती है और आपकी वोट देश को कमजोर कर सकती है, जो कि आपने बहुत बार देखा होगा। आपकी वोट की ही ताकत है जो आप एक सशक्त और मजबूत सरकार बना सकते हैं। आप आज से 14 साल पहले का समय लो और आज तक का एक अवलोकन करो, तो उस अवलोकन को करने में पता चलेगा कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कितना बड़ा अंतर है। जब 1947 के बाद हमारा देश लोकतंत्र के अधीन हुआ और लोकतंत्र को अपना लिया, तो लोकतंत्र अपनाने के बाद में सरकारें बनती गई और समय समय पर सरकार बनके सरकार हर 5 साल में बदल जाती है। क्यों? जनता को पसंद नहीं आती तो वो दूसरी ले आती है, पर वो किसके दम पे? वोट के दम से। जब हमारा वोट ही नहीं डालेंगे, लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो आप ये कैसे कह दोगे कि ये सरकार खराब है और ये सरकार अच्छी है? आपको जो भी सरकार अच्छी लगती है,
आप जिस भी उम्मीदवार को अच्छा मानते हैं, आपके स्वयं विवेक के ऊपर है, आप उसे अच्छा माने और उसके लिए वोट दे दें। अगर आप वोट ही नहीं दोगे, आप अपने घर ही नहीं छोड़ोगे, घर में पड़े पड़े गाल बजाओगे, घर में पड़े पड़े ज्ञान बांटोगे, घर में पड़े पड़े अच्छाई बुराई की बात करोगे, तो क्या देश में बदलाव आ सकता है? अरे जो देश को मजबूत करने वाला चुनाव है वो 5 साल में एक बार आता है। जो राज्य को मजबूत करने वाला चुनाव है वो 5 साल में एक बार आता है। जो आपके गांव को मजबूत करने वाला चुनाव है वह भी गांव में एक बार आता है। और आप इन जब चुनावों का बहिष्कार कर देंगे, चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, चुनाव के लिए आप घर छोड़ के निकलेंगे ही नहीं, तो क्या आप वो बदलाव की लहर देख सकते हैं? असंभव, लोकतंत्र में नहीं हो सकता। आप कितने बड़े दबंग हो, कितने बड़े दादा हो, जब आप अपने चारपाई को नहीं छोड़ेंगे, मकान को नहीं छोड़ेंगे, सरकार बदल जाएगी और एक ऐसी सरकार बैठ जाएगी जो आपके विचारों के विपरीत है, तो क्या आप अपने घर मकान बच्चों को बचा लोगे? इसलिए आप अपने घर से बाहर निकलो, मतदान करने जरूर जाओ। अब मतदान करने क्यों जाएं? सवाल उठता है कि उससे हमें स्वयं का फायदा क्या है, मतदान करने से हमें क्या मिलेगा? तो पहली बात तो देखिए, मतदान करने हमें इसलिए जाना चाहिए। पहली बात, रोड एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैं एक वोट नहीं डालूंगा तो मेरे एक वोट ना डालने से क्या सरकार बन और बिगड़ सकती है? तो इस बात को क्लियर करने के लिए पहले आप ये सोचिए कि आपकी एक वोट कितना जरूरी है। सबसे पहली चीज आप विचार कीजिए, देश में रोड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं? पर डे रोड एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और रोड एक्सीडेंट में कहीं 10 मर गए, 5 मर गए, 4 मर गए, 50 मर गए, 20 मर गए, और उसमें औसत निकालिए, आपके लोग ज्यादा मर रहे हैं या सामने वाले लोग ज्यादा मर रहे हैं? अगर आपके लोग ज्यादा मर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वोट घट रही है, आपकी वोट कम हो रही है। पहली चीज रोड एक्सीडेंट। दूसरी चीज आप देखिए लावारिस मौत कितनी हो रही है। अगर आपको लावारिस मौत का आपको अंदाजा लेना है तो आपके जिले का जो बूचरी हाउस है, जो मुर्दा घर है, जिसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहां से मिलती है, आप वहां जाइए और 1 महीने का औसतन उससे पूछिए कि आपके यहाँ पे लावारिस लाशें कितनी आती हैं। फिर उन लावारिस लाशों में से ये आकलन कीजिए कि आपके लोग कितने हैं और सामने वाला कितना है। यदि उसमें आपके लोग ज्यादा हैं तो इसका मतलब आपकी वोट घट रही है, आपका मतदान परसेंटेज घट रहा है। तीसरी चीज फिर आप देखिए, हम तो हमारे दो की विचारधारा को हमने अपना लिया। आज आपके समाज ने हम दो और हमारे दो की विचारधारा को अपना लिया है। आपको बाई चांस किसी परिवार में 3 या 4 बच्चे मिलेंगे, नहीं तो आपको अपना हिंदू समाज 1 या 2 बच्चों में सीमित मिलेगा। 3, 4, 5, 6, 7 वो कर रहा है जिसमें बेटी हो जाए। अगर उसको भगवान ने पहला ही बेटा दे दिया तो 1 या 2 या कोई और शर्म करके 3 या और कोई बहुत बड़ा मान लो तो 4, इससे ज्यादा आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो 8, 10, 12, 7, 20, 25 जितना चाहे उतना कर रहा है, तो इसका मतलब आपके हमारे दो विचारधारा से भी आपकी वोट घट रही है। चौथी चीज, आप 18, 19 साल के हो गए, 20 साल के भी हो गए, कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जो 20 साल के भी हो गए होंगे, उनका मतदान में नाम ही नहीं आया। वो वोट डालने के अधिकारी तो बन गए लेकिन अभी तक उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। तो आपकी वहां पे भी मतदान, आपकी वोट परसेंटेज घट रहा है, क्योंकि सामने वाला बेवकूफ नहीं है। सामने वाले ने इतने अपने अधिकारी लगा रखे हैं, इतने अपने लोग लगा रखे हैं जो अपने जवान होते ही बच्चों का मतदान में नाम ले आए। तो बच्चा 18 साल का होगा, उसका पहले ही वोटिंग में नाम आ जाएगा। जबकि हमारे आपके हिंदू समाज में देखोगे तो देश में करोड़ों बच्चे होंगे जिनका मतदान में नाम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरा बच्चा, मैं मेरे स्वयं की बात कर रहा हूं, मेरे बच्चे की उम्र आज 19 साल हो गई, उसका मतदान में नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं उन्हें कोई इस चीज की चिंता नहीं है। मत हो चिंता, पर हमें तो चिंता है कि हमारा मतदान, अगर हम एक वोट नहीं डालेंगे तो उससे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। पांचवी चीज, कुछ शराबी हैं जो शराब के लालच में वोट डाल देंगे। आपको लग रहा है कि मतदान हमारा ज्यादा है, उसके बनस्पत हमारी वोट ज्यादा है, लेकिन हमारी वोट ज्यादा होने के बावजूद भी उसमें कुछ ऐसे भी तो शराबी भाई हैं जो व्यसनों के आदी हो चुके हैं, जो तो वो उस शराब के चक्कर में, भांग गांजे के चक्कर में भी वो अपनी वोट किसी दूसरे को दे देगा, तो वहां भी आपकी वोट घट रही है। छठी चीज, कुछ ऐसे हैं जो पैसे के दबाव में, जो कुछ पैसे के लालच में आके वोट दे देंगे किसी ना किसी को, तो वहां भी आपकी वोट घटेगी। और सातवीं चीज है, कुछ ऐसे पढ़े लिखे हैं जो नोटा वोटा दबाएंगे। उसमें भी तो अगर पूरे देश की बात करोगे तो उसमें भी तो करोड़ों लोग होंगे जिनकी वोट व्यर्थ में चली जाएगी, नोटा बटन दबा के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे भाई हैं। तो भाई जी, अब आप ये बताइए, जो मैंने 7-8 चीजें बताई, आप स्वयं विचार कीजिए, इससे आपका वोट परसेंटेज घट रहा है कि बढ़ रहा है? निश्चित घट रहा है। और एक आप स्वयं वोट डालने नहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब और कम हो रहा है। और दिमाग में आपने सोच लिया है कि मेरी एक वोट ना डालने से देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अकेले नहीं है ऐसे,
आप आज आपको हर 10 परिवार में 4 परिवार ऐसे हैं जो यही बात सोच के बैठे हैं कि अगर मैं वोट नहीं डालने जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इसका मतलब 10 में से 4 मतलब 40%। तो देश में 40% हमारे और आपके जैसे भाई हो गए जो मतदान कर ही नहीं रहे। वो सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि मैं मतदान नहीं करूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि बदलाव चाहते हो, यदि समझते हो कि देश को मजबूत करना है, देश को सशक्त करना है और देश में एक मजबूत सरकार लेकर आनी है, तो आप अपना घर छोड़िए, मतदान करने जाइए, 100 काम छोड़िए। क्योंकि आज यदि आपने मतदान नहीं किया तो कल आपको अपना जो कन्यादान करते हो वो नहीं कर पाओगे। आप अपने मकानों में जो रहना चाहते हो वो नहीं रह पाओगे। वो आपकी वोट ही है जो आपको मकान में रहने देगी और आपकी बेटी का कन्यादान करने देगी। आज आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको यही बात देखनी है तो यही बात जम्मू कश्मीर के देखिए। विस्थापित हिंदू हैं, वो आज अपने घर मकान छोड़ के बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे हालत हो चुके हैं। बहुत जगह ऐसी हैं जहां लोग मतदान डर की वजह से निकलते ही नहीं है, जहां उनकी बहन बेटियों को आए दिन ले जाते हैं। बिहार चंपारण में कुछ ऐसी जगह है जहां पे ऐसे हालत हो रहे हैं। हमारे यूपी में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां ये स्थिति पैदा हो चुकी है, जहां बेटी के साथ जो ये विधर्मी आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। और आपने देखा हो तो एक बहुत तेजी से ट्रेंड सा चल पड़ा है देश के अंदर कि बेटी जैसे जवान हो रही है तो ये विधर्मी उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसके 50 टुकड़े 40 टुकड़े, ये अब एक नॉर्मल फैशन सा हो गया है। क्या हुआ, 40 टुकड़े कर दिए, क्या हुआ 50 टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि हम और आप बदलाव चाहते नहीं है, हम और आप केवल गाल बजा के घर में बैठ जाते हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और आप देश को मजबूत करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को बचाना चाहते हैं, तो आप मतदान अवश्य करें, अवश्य घर से निकलें। आपकी इच्छा हो वहां मतदान करें, पर मतदान अवश्य करें। घर में पड़े पड़े ज्ञान न बांटें, घर बैठे बैठे ताश ना खेलें। हमारे बहुत सारे भाई, क्योंकि मैं 2377 गांव घुमा हूं, 2377 गांव घुमा, 200 शहर घुमा, ये मेरा खुद का आकलन है कि हमारे बहुत सारे साथी ताशों में बैठ जाएंगे, कोई लूडो खेलने लग जाएगा, कोई अपने घर के काम में व्यस्त हो जाएगा, उधर मतदान चल रहा है, सामने वाले ने लाइन लगा रखी है, लाइन लगा के खड़ा हुआ है और हम मतदान करने जा रहे हैं। और फिर आप समय निकल जाएगा, फिर आप कहोगे यार ये सरकार तो बुरी आ गई। अरे सरकार बुरी से बचना है, सरकार अच्छी चाहिए तो आप मतदान करो, जो सी भी आपको अच्छी लगती हो। अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में देखना कि किस प्रकार से वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं और उनके बनस्पत आप स्वयं देखना कि आपके भाई वहां कितने हैं। हाँ भाई, अभी आपने वीडियो देखी, आपको शर्म आ रही होगी उस वीडियो को देख के कि हम और आप अपने घर से नहीं निकलेंगे और उन्होंने लाइन लगा रखी है। एहतियात, पता नहीं कितनी एयरलाइन है जो फुल भर भर के आ रही हैं मतदान करने के लिए और हम अपने घर से नहीं निकल रहे। भाई जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे हाथ जोड़ कर रहा हूं, मेरी इतनी औकात नहीं कि जो मैं इस आंदोलन को बहुत बड़ा कर दूं। ये आंदोलन केवल बड़ा हो सकता है तो आपके सहयोग से हो सकता है। यदि आप बदलाव चाहते हो समाज में, मैं बार बार कहता हूं, चाहते हो तो बदलाव की पहल करो, और पहल नहीं कर सकते हो तो उन भाइयों का साथ दो जो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने बदलाव के लिए जी जान लगा रखा है, उनका साथ दो। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो निश्चित आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर व्यक्ति तक पहुंचाइए। आपको इसमें एक वीडियो में और डालूंगा, उस वीडियो से आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देखिए देश में कितना बड़ा हमारे साथ षड्यंत्र चल रहा है। बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या देश के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यहां पर आकर हर तरीके से दंगे करते हैं। वो जानबूझकर अपनी भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारे धार्मिक स्थलों को वो छीन सकें, उनके ऊपर अपना अवैध कब्जा कर सकें और इस तरह की सिचुएशन पैदा कर सके ताकि देश के अंदर जब कोई ऐसी सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाएगी, दंगों की सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाएगी तो देश को बांटना आसान हो जाए। इस तरह के एजेंडे पर काम किया जा रहा है, इसलिए बार बार देश के अंदर रोहिंग्याओं को घुसाया जा रहा है, उनको हर तरीके से
एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है उनको। इस तरीके से जो आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, ये जो दस्तावेज होते हैं, ये उनको मुहैया करवाए जा रहे हैं। और ये जो काम करने वाले हैं, ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से एनजीओज हैं जिनके ऊपर रेड मारी गई है, जिनको पकड़ा भी गया है। ये जो रोहिंग्या हैं, ये लगभग क्या कार्य कर रहे हैं, आइए वो आपको बताती हूँ। रोहिंग्या लोग जो हैं वो मृत लोग, यानी कि अगर मान लीजिए मेरे परिवार से किसी की कुछ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी बुढ़ापे के अंदर, तो उस जैसे लोगों का जो डाटा है, उनका जो आधार कार्ड नंबर है, उनका जो पैन कार्ड नंबर है, उनको यूज करके ये देश में घुस रही हैं। और इनको जो हेल्प कर रहे हैं वो हमारी ही कुछ एजेंसियां हैं जो इस तरह के लोगों से साठगांठ करती हैं। जो मेन एनजीओज वगैरह होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, उनके साठगांठ करते हैं हमारे कुछ अधिकारी, मेन अधिकारी साठगांठ करके, पैसे के लेन देन करके या जैसे भी साठगांठ करके वो डाटा इनको देते हैं कि हाँ देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कौन से कहां से है, कौन से धर्म से है, कौन से जाति से है, इस तरीके से डाटा देते हैं। और उस डाटा का यूज करके इन जैसे रोहिंग्याओं को इनके आधार कार्ड उस लेवल पर बनवाए जाते हैं। उन मृत लोगों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड यूज करके ये सिर्फ देश में घुस ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनके नाम पर कारोबार भी चला रहे हैं। उनके नाम पर कई तरीके से बैंकों में खाते भी बनवाए जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके नाम पर ही ये काम कर रहे हैं और आज से नहीं, लगभग कई सालों से कर रहे हैं, जिसको धीरे धीरे पकड़ा भी जा रहा है। अब ये जो पूरा गिरोह मिला है, ये एनआईए ने ढूंढा है। एनआईए हम जानते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों का नाम है। अलग अलग राज्यों में इन लोगों को पकड़ा गया है। एनआईए ने यह भी बताया है कि इन लोगों को विदेशों से फंडिंग आती है। ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये कानपुर और लखनऊ से पकड़े गए हैं। इनके गिरोह का जो मेन एक बंदा है जो इस तरह के काम करता है, उसका नाम है मोहम्मद राशिद अहमद। और उसने ये भी बताया है एनआईए को कि 5 बांग्लादेशी मैंने फर्जी दस्तावेजों पर तैयार करवाए हैं और उनको यहां पर बुलाकर देवबंद के अंदर उनका ठिकाना तैयार करवाया है, यानी कि देवबंद में उनको ठहरवाया है। वहां पर ही उनके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए थे और वहीं पर उनको रहने का एक सिस्टम उनका बना दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है एनआईए ने कि विदेशी फंडिंग वाले कुछ एनजीओ काम करते हैं, जिसका जो इनको एनजीओ को चलाने वाला जो बंदा है वो है अबू सालेह मंडल। इसको लखनऊ से पकड़ लिया गया है। एटीएस ने यह भी बताया है कि हरोला अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसा नाम का एक जगह है और कबीर बाग मिल्लत एकेडमी नाम से ये 2 संस्थाएं हैं, 2 ट्रस्ट हैं जो ये चलाता था। ये व्यक्ति यानी कि जो अबू सलेह नाम का व्यक्ति है, ये दोनों ट्रस्ट चलाता था इस तरह के नाम का। और इन दोनों ट्रस्ट के अंदर पिछले जो 2018 से 2022 के बीच में इस ट्रस्ट के अंदर 58 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है बाहर से। और ये जो फंडिंग आई है ये किसी उम्मा नाम की ट्रस्ट से आई है। वहां से इसके अंदर 58 करोड़ की फंडिंग आई है। ये कुछ छोटी मोटी फंडिंग नहीं है। इसी फंडिंग से सारे के सारे आतंकवादी काम भी किए जा रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियां भी इसी फंडिंग से करवाई जा रही हैं। अब ये जो रोहिंग्या हैं ये कहां कहां बसाए जा रहे हैं, एनआईए ने ये भी बताया है। कहते हैं मोस्ट ऑफ तमिलनाडु, हरियाणा, आसाम, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और जम्मू, यहां ये बहुत ज्यादा मात्रा में भेजे जा चुके हैं। जो बांग्लादेशी रोहिंग्याज वगैरह ये हैं पड़े, उनको यहां बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जा चुका है। एक शहाबुद्दीन हुसैन एक व्यक्ति है जो सरकारी अधिकारी जो होते हैं उनसे साठगांठ करके उन मृत लोगों का डाटा सारा के सारा उनसे कलेक्ट करता है। और उसके बाद एक बाबू मियां और नूर करीम, इनके जो इन मृत लोगों के जो आधार कार्ड नंबर होते हैं ना, उस नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उस एज का, मान लो किसी आधार कार्ड नंबर की जो नंबर है उस पर जो मृत व्यक्ति था उसकी एज थी मान लो 53, तो उसी एज के आसपास के जो लोग होते हैं, उसी एज के आसपास उस रोहिंग्याओं को इन्हीं के आधार कार्ड से जो इनका एड्रेस वगैरह है उसमें अपडेट करवा देते हैं। उसी आधार कार्ड के अंदर वो आधार कार्ड इनके नाम पर अलाउड करवा दिया, उसके बाद उसी के अंदर एड्रेस को अपडेट करवा देते हैं। एड्रेस के साथ साथ एड्रेस चेंज करने के साथ साथ उसी आधार कार्ड के ऊपर राशन कार्ड वगैरह बनवा देते हैं, उसी आधार कार्ड पर पैन कार्ड वगैरह बनवा देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे दस्तावेज को रेडी करवाया जाता है और उसके बाद
उन लोगों का वो दस्तावेज वो रेडी हो जाता है, पूरा के पूरा एक डाटा रेडी हो जाता है कि ये बंदा इसके नाम पर है। उसके बाद वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है, उसके बाद वो अपना धीरे धीरे करके वोटर कार्ड भी बनवा लेता है और इस तरीके से वोटिंग की भी उनको सिस्टम मिल जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि वोटिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। देश में सरकार उनकी होगी तो सब कुछ उनका होगा, यही मेन एजेंडा यही है। 2022 में जब ये पता लगा कि इस तरह की चीजें की जा रही हैं, मृत लोगों के नाम पर इस तरह से लोग घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुसाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि सबका डाटा मंगवाना शुरू कर दिया था कि जो जन्म का जो डाटा होता है वो भी, और जो मरे हुए लोग हैं, जो मृत लोग हो चुके हैं आपके परिवार के, उनका डाटा आपको आधार कार्ड नंबर बताना जरूरी है। यानी कि जो इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना जरूरी है कि हाँ ये इंसान हमारी फैमिली में अब नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वो इसलिए कहा गया था ताकि उनके आधार कार्ड को हर तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। जहां जहां उनका आधार कार्ड लिंक है उसको हटाया जा सके, उनका आधार कार्ड को निष्क्रिय किया जा सके, ताकि उनके नाम पर और तरीके से रोहिंग्या लोग ना घुसे, उनके नाम पर हर तरीके से आधार कार्ड वो खुद का अपडेट ना करवा सके। यही कारण है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स उठाती है तो बहुत सोच समझकर, हम लोग बाद में समझते हैं, लेकिन होता कारण देश की भलाई के लिए ही है। अब आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चला कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे साथ। भाइयों, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मतदान कीजिए, अवश्य कीजिए। मैं आपसे नहीं कह रहा आप उस पार्टी को करो, उस पार्टी करो, ये आपका स्वयं का विवेक है, आप स्वयं समझदार हैं। अगर अपने परिवार को, बच्चों को, देश को, समाज को मजबूत चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा सनातन हमेशा चलता रहे, आपका सनातन मजबूत रहे, तो किसी के बहकावे में बताइए, अपने लक्ष्य को चुनिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य को मत भूलो। अर्जुन ने लक्ष्य नहीं भूला तो तीर निशाने पर लगा था, उसको भी शोरगुल सुनाई दे रहा था। ये जो शोरगुल आपको दिखाई दे रहा है, ये शोरगुल सब झूठा है। भेड़िया जब शिकार करने आता है तो भेड़िया भेड़िया बन के नहीं आता है, वो भी छलावे के साथ आता है। ये जो आपके आसपास जो घूम रहे हैं, छलावे के साथ हाथ जोड़ के आ रहे हैं कि हम आपका ये भला करेंगे, वो भला करेंगे, अगर ये भला करते तो देखिए पिछले 14 साल से इतिहास उठा के देखिए, और फिर जब देश आजाद हुआ, देश आजाद के बाद का इतिहास उठाइए, तो आपके भगवान राम टेंट में रहते थे। टेंट में कोई माई का लाल नहीं हुआ जो उनको मंदिर दे सके, उनको उनका स्थान दे सके। तो कोई तो व्यक्ति था जिसने ये शुरुआत करी और आज उनको वो स्थान मिल गया। लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, और इस पर लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या ये भगवान को लेके आए? अरे भगवान को नहीं लेके आए, लेकिन इन्होंने भगवान को वो स्थान दिलाया जो स्थान उनसे पहले नहीं सरकारें दिला पाई। सोचो, आपके राम महान हैं, आपके राम भगवान हैं, तो फिर वो टेंट में थे, बाकी सरकारें क्यों नहीं लड़ी उसके लिए? क्यों उन सरकारों ने ताले खोल के छोड़ दिया और उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया? कोई तो था देश में जिसने एक अलग जगाई, घर घर जगाया, पूरे देशवासी जगाए, और आज भगवान राम को उनका स्थान दिलाया। कोई तो था, तो वो थी केवल आपकी वोट की ताकत। आपकी वोट की ताकत चाहे तो मथुरा दिला सकती है आपको, आपकी वोट की ताकत चाहे तो हरिद्वार, काशी, वृंदावन कहां नहीं दिला सकती। पूरा भारत आपका होगा यदि आपने अपने मतदान का उपयोग किया तो। और आपने अपना मतदान ही नहीं किया तो फिर एक कहावत सिद्ध हो जाएगी, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बाद में पछताते रहना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अंत में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मतदान कीजिए, अवश्य कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विचार के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।